हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, ये है घटना चक्र, जैसा कि आपने देखा ही होगा। और ये पर्यावरण की घटना चक्र है। आप जानते हैं कि जो घटना चक्र है, इसमें से क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन रहते हैं पुराने ईयर्स के, जिसमें से आईएएस और स्टेट पीसीएस के। तो स्टेट पीसीएस में आप चाहे यूपी का हो, बिहार का हो, या फिर एमपी का हो, झारखंड का हो, छत्तीसगढ़ का हो, तो ये जो भी स्टेट पीसीएस के रहते हैं, तो वो क्वेश्चन सारे इनमें से दिए जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन हैं काफ़ी बार तो एग्ज़ाम में रिपीट भी होते हैं। जैसे कि जो आईएएस के क्वेश्चन होते हैं, वो अधिकांशतः क्या होते हैं कि पीसीएस वगैरह में रिपीट हो जाते हैं। और पीसीएस के पीसीएस में भी रिपीट होते हैं, पुराने जो ईयर्स के रहते हैं। या फिर एक स्टेट का जो क्वेश्चन रहता है वो दूसरे स्टेट में पूछ लिया जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन का थोड़ा सा उसका रूप बदल देते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं। तो यदि इन क्वेश्चंस को हम हल करते हैं तो ये सारे जो भी एक पॉसिबिलिटीज़ रहेगी उसको हम यहाँ पर कर सकेंगे। फ्रेंड्स, एक बात और, यदि हम वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन जो कि स्टेट पीसीएस में पूछे जा रहे होते हैं, ये क्वेश्चन सीधे सीधे वनडे एग्जाम्स में फ्रेंड्स पूछ लिए जाते हैं। तो यदि ये क्वेश्चन हम करते हैं तो हमें मतलब चाहे वनडे एग्जाम के लिए हो या फिर पीसीएस के लिए हो या फिर किसी और ही एग्जाम के लिए अगर हम तैयारी कर रहे हैं, तो ये हमें फ्रेंड्स उसमें से उपयोगी हो सकते हैं। तो इसमें हम यही करेंगे कि सारे क्वेश्चन जो होंगे उनको एक एक करके हल करेंगे और उसका डिस्क्रिप्शन भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे। फ्रेंड्स, तो ये वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, और इसके साथ साथ यदि दूसरी किसी विषय का भी अगर घटना चक्र का आप वो चाहते हैं तो फ्रेंड्स हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। और अन्य जो वीडियोस हैं या अन्य सब्जेक्ट्स हैं उनको भी इस चैनल में आप देखें। फ्रेंड्स, तो चलिए देखिए, शुरू करते हैं कि आज का जो ये प्रश्न वाला सेशन है, इसमें से देखिए पहला प्रश्न है, पर्यावरण से अभिप्राय क्या है। ऑप्शन ए, भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। ऑप्शन बी, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए है। ऑप्शन सी, भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं। और ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो देखिए, इसमें से ये उपर्युक्त सभी सही है, अर्थात ऑप्शन इसका डी सही है। आप जानते हैं कि पर्यावरण जो है ये दो शब्दों से बना है, परि धन आवरण से। और परि का मतलब होता है चारों ओर और आवरण का मतलब है घेरे हुए। तो हमारे चारों ओर जो हमें घेरे हुए हैं वो किसी भी रूप में हो, वस्तुएं हो या फिर मान लीजिए वायु है या फिर किसी भी तरह की पर्वत, पहाड़, नदियाँ, ये सब जो मिलके क्या बनाते हैं कि बना देते हैं एक पर्यावरण। अब देखिए यहाँ पर ये जो इधर कहा गया था कि देखिए भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक तत्वों के अंतः क्रियात्मक संबंध, इसका मतलब ये है कि जो पर्यावरण है उसमें से कई तरह के तत्व हो सकते हैं। और उन तत्वों, ये घटकों की अगर हम साधारण सी बात करें तो उनमें से एक होगा कौन सा, भौतिक तत्व। कौन से होंगे, भौतिक तत्व होंगे। और भौतिक तत्व के अंतर्गत वो सारी स्थूल चीजें आएंगी जिनको हम देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि देख सकते हैं या फिर हम ये कह सकते हैं महसूस भी कर सकते हैं। जैसे वायु है, भौतिक तत्व है, इसको हम महसूस कर सकते हैं, ये स्थान घेरती है, वजन है इसमें। इसके साथ में जो भी स्थली वस्तुएं हैं, स्थल है, जल है, तो ये सब भौतिक वस्तुएं हैं। इसके बाद होता है जैविक घटक एक। तो जैविक घटक पर्यावरण का क्या है कि जो जैव मंडल है, जैव मंडल में जैसे पेड़ पौधे आ गए, मनुष्य है, अन्य जो भी जीव जंतु हैं, ये जैव मंडल हो गया। इसके बाद होता है एक ऊर्जा घटक। अब ये ऊर्जा घटक क्या है फ्रेंड्स, ऊर्जा घटक आप जानते हैं कि पृथ्वी में जो ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है, सूर्य है। सारा जो श्रेय जाता है पृथ्वी में जीवन का वो सूर्य को ही जाता है। अगर सूर्य नहीं है तो जीवन नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारे मंडल हैं उनके बारे में थोड़ा सा ये एक फिगर है, जिसमें से ये किस तरह से पर्यावरण में सारी चीज़ें अपना काम करती हैं। और जो पर्यावरण का मुख्य जो अध्ययन है वो सिर्फ दो लेयरों में आपको मिलेगा जहाँ जहाँ किया जाता है, जिसमें से एक है क्षोभ मंडल और दूसरा है समताप मंडल। अब इसके बाद देखिए ये जो पर्यावरण है, ये पर्यावरण सारी चीज़ों को कैसे घेरे हुए है। जैसे देखिए जैव मंडल है, जैसे कि हमने अभी देखा, चर्चा की है कि जंतु, पौधे। वायुमंडल है, वायुमंडल जो अब घेरे हुए है पूरा। इसके बाद स्थल मंडल में ये देखिए आप
पर्वत मैदान और ये देखेंगे। इसके बाद जलमंडल में हर जगह जहाँ पे जल उपस्थित है उसको देखेंगे, और इन सारी चीज़ों का जो समेसन है वो पर्यावरण है। देखिए, तो ये यहाँ पे पर्यावरण को इस तरह से डिफाइन करने की कोशिश की गई है फ्रेंड्स। अगला देखिए प्रश्न है, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन बी भौतिक संसाधन, और ऑप्शन सी है औद्योगिक संसाधन, और ऑप्शन डी है सामाजिक संसाधन। तो यहाँ पर देखिए, जो धारणीय विकास है, धारणीय विकास किस पे बल देता है? ये देता है प्राकृतिक संसाधन पे। धारणीय विकास ऐसा विकास होता है जिसमें से वर्तमान समय की जो भी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करते हुए भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाए, इसे कहते हैं धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है, सतत विकास के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए जैविक विविधता का संरक्षण, ऑप्शन बी प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, ऑप्शन सी निर्धनता का घटाना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो देखिए, सतत विकास का जो लक्ष्य है, ये सतत विकास की आवश्यकता है, तो ये उपर्युक्त सभी में से है। मतलब कि जैव विविधता को भी संरक्षण मिलना चाहिए, जीवों में विविधता होनी चाहिए, तभी जो पर्यावरण है वो स्टेब्लिश रह पाएगा। इसके साथ प्रदूषण का नियंत्रण भी होना चाहिए। अगर प्रदूषण ज़्यादा है तो आप समझ रहे हैं कि बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं। इसके साथ देखिए, निर्धनता भी घटनी चाहिए। अगर निर्धनता ज़्यादा होगी तब भी जो सतत विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, वो नहीं होगा। तो इस प्रकार से चौथा ऑप्शन यहाँ पर उपर्युक्त सभी सही था। अगला देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन दूसरा है श्वसन, ऑप्शन तीसरा है यहाँ पर जैव पदार्थों का अपक्षय, और ऑप्शन चौथा है ज्वालामुखी क्रियाएं। अब यहाँ पर दिया है, उपर्युक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं? ऑप्शन ए दिया है केवल 1-4, ऑप्शन बी केवल 2-3, ऑप्शन सी केवल 2-3-4, ऑप्शन डी 1-2-3-4। तो यहाँ पर देखिए, जो ये क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं में कार्बन डाइऑक्साइड कौन कौन सी क्रियाएं जोड़ती हैं? यहाँ पर अगर हम चेक करने के देखें तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण, क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण में जोड़ता है? नहीं जोड़ता है। और ये प्रकाश संश्लेषण से तो ऑक्सीजन निकलती है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। अब अगर हम एलिमिनेट मेथड से जाएं तो इसको आंसर कर सकते हैं कि जिनमें एक होगा उसको हम क्या कर देंगे? निगलेक्ट कर देंगे, अर्थात ऑप्शन ए और ऑप्शन चौथा ये क्या हो गया? गलत हो गया। अब इसके बाद आगे देखिए, बढ़ते हैं यहाँ पर श्वसन। हाँ, श्वसन से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण में जाती है, बिल्कुल। जैव पदार्थों के अपक्षय से जाती है, इसके बाद ज्वालामुखी क्रियाओं से भी जाती है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। और इसको हम यहाँ पर अगर देखें तो ये ऑप्शन सी दूसरा, तीसरा, चौथा दिया है, अर्थात ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि ज्वालामुखी जब फटता है तो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकला। हमारी श्वसन के माध्यम से हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसके बाद जो जैव पदार्थ होते हैं जब सड़ते गलते हैं तो वहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। ये देखिए, IAS में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स। अगला देखिए, अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी जैविक पदार्थों का क्षय, ऑप्शन डी ज्वालामुखी क्रिया। तो इनमें से कौन सी क्रिया है जो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बढ़ाती है कार्बन चक्र में? वो है प्रकाश संश्लेषण। अब यहाँ कार्बन चक्र जो एक टर्म आया है, ये कार्बन चक्र आखिर है क्या? कार्बन चक्र का ये मतलब है कि देखिए, जो भी कार्बन इस प्रकृति में पाया जाता है उसका चक्रण होता रहता है। चक्रण का मतलब ये है कि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता रहता है। जैसे कि हम देखिए, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाती है? वो वातावरण में जाती है, और इस वातावरण से फिर पौधे उसको क्या करते हैं? ले लेते हैं। फिर पौधे क्या करते हैं कि उसको
किसी न किसी अपने रूप में परिवर्तित करके ऑक्सीजन हमें दे देते हैं। इसी प्रकार से अगर हम और कार्बन की बात करें तो जैसे मान लीजिए कोयला के रूप में कार्बन है, तो जो कोयला के रूप में कार्बन है, ये कार्बन हम कोयला के रूप में बाहर निकालते हैं, इससे विद्युत पैदा करते हैं, फिर इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैसें निकलती हैं और कोयला ऐश के रूप में निकलता है ना। तो वो सारा प्रकृति में जाता है और किसी दूसरे रूप में फिर संचित होता है, तो ये कहलाता है कार्बन का चक्र। ठीक है। और जो अगर हम चक्रण की बात करें तो फ्रेंड्स चक्रण दो तरह के होते हैं, एक होता है गैसीय चक्रण और एक होता है अवसादीय चक्रण। तो गैसीय चक्रण में हमारा जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन चक्र हो गया, इसके बाद अगर हम देखें तो और भी जो गैसें रहती हैं उनका चक्रण हम इसके थ्रू लाते हैं। इसके बाद और चीज़ है कि जल का चक्रण। तो जल का चक्रण भी ऑक्सीजनी मतलब ये वायवीय चक्रण है, और जैसे सल्फर है, फास्फोरस है, इनका जो चक्रण होता है वो अवसादी चक्रण कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन ए कार्बन चक्र में, ऑप्शन बी हाइड्रोजन चक्र में, ऑप्शन सी जल चक्र में और ऑप्शन डी नाइट्रोजन चक्र में। तो सौर विकिरण जो है इसकी सबसे ज़्यादा भूमिका किसमें है फ्रेंड्स? जल चक्र में। और जल चक्र कैसा है? अभी हमने चर्चा की, जल चक्र भी गैसीय चक्र है ना, वायवीय चक्र है, गैसीय चक्र है, ये गैस के माध्यम से, क्योंकि ये जो ट्रांसफर होता है तो गैसीय रूप में ट्रांसफर होता है, इसलिए ये गैसीय चक्र है। यहाँ पर देखिए हमने कार्बन चक्र की थोड़ा सा बात की, इसी प्रकार से हाइड्रोजन चक्र भी चलता है। और यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन चक्र बहुत महत्वपूर्ण होता है पौधों के लिए। और पौधे जब जो प्रोटीन बनती है, प्रोटीन किससे बनती है? नाइट्रोजन से बनती है। और नाइट्रोजन कैसे पौधे लेते हैं उसको नाइट्रेट के रूप में। तो नाइट्रेट के रूप में पहले नाइट्रोजन बदली जाती है किसी न किसी रूप से, जैसे कि मान लीजिए जो राइजोबियम पाया जाता है वो भी बदलता है। तो ये नाइट्रोजन चक्र इस प्रकार से फ्रेंड्स चलता है। अगला प्रश्न देखिए, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। ऑप्शन ए हवा के दबाव पर, ऑप्शन बी वायुमंडल में नमी पर, ऑप्शन सी जल चक्र पर और ऑप्शन सी तापक्रम पर। तो वर्षा की जो मात्रा है देखिए, वो वर्षा की मात्रा की अगर हम बात करें तो वो कैसे निर्धारित होगी? वो होगी वायुमंडल के नमी पर। मतलब कि वायुमंडल में यदि ज़्यादा नमी है तो क्या होगा? वर्षा ज़्यादा होगी। यदि वायुमंडल में ज़्यादा नमी नहीं है तब क्या होगा? उस केस में उतनी ज़्यादा वर्षा नहीं होगी फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि ऑप्शन ए नई मिट्टी में ईस्ट खनिज पदार्थ नहीं रहते हैं, ऑप्शन बी अधिकांश मूल रोम नई मिट्टी को अधिक शक्ति से जकड़ लेते हैं, ऑप्शन सी फ्रेंड्स यहाँ पे मैं जोड़ना चाहूँगा कि जब पौधों को रोपित किया जाता है तो उनके अधिकांशतः जो मूल रोम होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और डी में यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने सी ऑप्शन बताया है कि जब भी हम पौधों को रोपते हैं तो उनको जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं तो उनके जो मूल रोम होते हैं, है ना, मूल रोम क्या होते हैं कि जो जड़ हैं, जड़ में छोटे छोटे जो रेशे होते हैं उन्हें मूल रोम कहते हैं। और ये मूल रोम नष्ट हो जाते हैं, इस कारण से पौधे एक स्थान से दूसरी जगह जब लगाए जाते हैं तो प्रतिरोपित नहीं हो पाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो इसका इस प्रकार से वो ऑप्शन तीसरा जो मैंने इंक्लूड किया था वो सही होता फ्रेंड्स। अगला देखिए प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए भूमंडल, ऑप्शन बी जलमंडल, ऑप्शन सी वायुमंडल, ऑप्शन डी जलमंडल। तो क्या कहते हैं उसको फ्रेंड्स? वायुमंडल कहते हैं। अगला देखिए, वायु एक ऑप्शन ए यौगिक है, ऑप्शन बी तत्व है, ऑप्शन सी मिश्रण है और ऑप्शन डी विद्युत अपघट्य है। तो वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। अब वायु इसलिए मिश्रण है क्योंकि इसमें बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, इसलिए वायु एक मिश्रण की तरह उपयोग में आता है। अगला देखिए प्रश्न है, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। ऑप्शन ए 21%,
ऑप्शन बी 27%, ऑप्शन सी 50% और ऑप्शन डी 78%। तो नाइट्रोजन कितनी होती है वायुमंडल में? 78% होती है। यहाँ पर देखिए बाकी और भी जो गैसें होती हैं उनका प्रतिशत कितना कितना होता है, यहाँ पर इस सारणी में आप देख सकते हैं। इसमें से देखिए जो नाइट्रोजन है वो 78% है। इसके बाद जो ऑक्सीजन है वो 20.95 अप्रोक्सीमेट कह सकते हैं 21% है। आर्गन देखिए कितनी है, 0.93% है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.038। अब देखिए यहाँ पर ये जो मात्रा दी है इसके बारे में थोड़ा और चर्चा करेंगे हम। अभी यह देख लेते हैं नियान कितनी है, 0.0018%, हीलियम 0.005% और मीथेन जो है 0.00017% है। यहाँ पर देखिए ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है अगर रफली आप किसी भी उसमें देखेंगे तो आपको मिलेगी कितनी, 0.03% बोलेंगे वो, ठीक है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर अगर आप नजर डालेंगे तो ये है 0.038, है ना, ये दिया है। ये क्यों दिया है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज मात्रा है वो बढ़ रही है, क्योंकि हम जो इंडस्ट्रीज का लगा रहे हैं या इंडस्ट्रीज से जो निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसके प्रतिशत को बढ़ा रहा है। तो अब अप्रोक्सीमेट आपको अगर कहीं ये लिखा मिले कि 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये वहां पर पॉइंट भी आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि ये अब इसका बढ़ते हुए रूप में इतना भी अब कुछ मतलब कुछ बुकों में आने लगा है। अगला प्रश्न है देखिए, निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी आर्गन, ऑप्शन सी रेडान और ऑप्शन डी है नियान। तो यहाँ पर देखिए वायुमंडल में रेडान नहीं पाई जाती है। नोबल गैस क्या होती हैं फ्रेंड्स? नोबल गैस ऐसी गैसें होती हैं जिन्हें अक्रिय गैसें भी कहते हैं। अक्रिय गैसें अगर हम साइंस की भाषा में बात करें तो जिनका अष्टक पूरा होता है। अष्टक का मतलब यह है कि उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके बाह्य जो कक्षक है उसका मतलब अष्टक भरा होता है, तो इसलिए वो दूसरी उनसे क्रियाएं नहीं करती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो बल्ब में जो भरी जाती हैं गैसें, वो कौन सी गैसें भरी जाती हैं? यही गैसें, मतलब आपको आएगा वहां पे कि आर्गन गैस भरी जाती है अधिकांशतः। तो आर्गन या नियान ये गैसें बल्बों में इसीलिए भरी जाती हैं क्योंकि ये अक्रिय होती हैं और ये वायु से क्रिया नहीं करती हैं। तो इन्हें ही हम कहते हैं नोबल गैस। और नोबल गैसों में रेडान जो गैस है वो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है किसका है? ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का या फिर हाइड्रोजन का? तो सबसे ज्यादा परसेंट किसका है? नाइट्रोजन का है। आप जानते हैं 78% नाइट्रोजन है। अगला प्रश्न देखिए, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन सी है ऑक्सीजन और ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो कौन सी गैस है फ्रेंड्स? आप जानते हैं कि नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है वायुमंडल में। अगला प्रश्न देखिए, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां अर्थात पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी हो जाएगी? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी जलवाष्प और ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो यदि पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे तो कौन सी गैस खत्म हो जाएगी? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का जो जनरेशन है वो पौधों से ही हो रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो संतुलन है वो भी इसी कारण से, क्योंकि पेड़ पौधे हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं तो ऑक्सीजन नहीं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, ऑप्शन बी सौर का अवशोषण, ऑप्शन सी वायुमंडल का प्रदूषण और ऑप्शन डी ऑक्सीजन की विमुक्ति। तो यहाँ पर देखिए पेड़ पौधों का काम कौन सा नहीं है? वायु का प्रदूषण करना। वायु की प्रदूषण उनसे नहीं होता है पेड़ पौधों से। हालांकि वायु का तो और शुद्धिकरण हो जाता है अगर पेड़ पौधे ज्यादा लगाए जाते हैं। बाकी देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को ये अवशोषित करते हैं, सौर को भी अवशोषित करते हैं। और सबसे अच्छा जो सौर का अवशोषक होता है वो होता है कौन सा? अशोक का पेड़। अशोक का पेड़ जो है ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पेड़ भी है। और ये अशोक ही क्या करता है कि सबसे ज्यादा सौर को अवशोषित करता है। यदि बात की जाए धूल की, तो धूल के लिए नीम, जो नीम एक पेड़ होता है, ये धूल को काफी मतलब अच्छे से कंट्रोल कर लेता है।
और देखिए ऑक्सीजन का यहाँ एक वो था कि ऑक्सीजन ये विमुक्त करते हैं, तो ऑक्सीजन तो ये जनरेट करते ही हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थे जिसको हमने डिस्कस किया, और इसके बारे में अपनी राय फ्रेंड्स जरूर दें। और एक बात, अगर इसमें से कुछ सुधार भी करना हो फ्रेंड्स, तो वो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसमें से वो सुधार लाने की कोशिश करूंगा फ्रेंड्स। और इस वीडियो को आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए फ्रेंड्स इस चैनल से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।